आज 1 जनवरी की ज्ञान कथा में हम नए वर्ष में पदार्पण कर रहे हैं। नई उम्मीदों के साथ, नई योजनाओं के साथ, कुछ नई सोच को लेकर। इन्हीं सारी योजनाओं में एक ज्ञान कथा भी शामिल है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि दुनिया ठीक दिशा में नहीं जा रही है। भौतिक उन्नति हो रही है और नैतिक पतन हो रहा है। हमारे पूर्वजों ने भी हजारों वर्ष पहले एक अनुमान लगाया था कि दुनिया धीरे धीरे नैतिक स्तर पर नीचे जाएगी और इसे ही उस कालखंड में एक भविष्यवाणी की गई थी या अनुमान व्यक्त किया गया था कि कलयुग आएगा, और बताया गया कि वर्तमान समय कलयुग का अंतिम चरण है। इसका अर्थ यह हुआ कि अब कलयुग किसी भी क्षण बदल सकता है, और इसको अब मानेंगे एक प्रकार का संपूर्ण परिवर्तन। कलयुग का सतयुग में बदलना ये कोई साधारण सुधार तो होगा नहीं, ये तो टोटल चेंज होगा, और इसी को हम लोग व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। ये कैसे होगा? क्या कोई ईश्वरीय प्रक्रिया होगी, भूकंप आएगा और कुछ आएगा, या ईश्वर किसी व्यक्ति को भेजेगा, अथवा यह सब प्राकृतिक तरीके से होगा, अथवा सब कुछ हम लोगों के माध्यम से होगा? मेरे हिसाब से युग परिवर्तन चाहे ईश्वरीय तरीके से हो अथवा प्राकृतिक तरीके से हो, लेकिन हमारी आपकी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका तो रहेगी। तो जब रहेगी तो हम लोग इस विषय पर क्यों ना सोचना शुरू करें। युग परिवर्तन की दिशा में हम ही लोगों को कुछ करना पड़ेगा, और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर हम लोगों ने ये ज्ञान कथा का आयोजन शुरू किया है। क्या है ज्ञान कथा? मोटी मोटी बात यह है कि हम लोग व्यवस्था परिवर्तन के जो कुछ सीढ़ियां बना रहे हैं, प्रतिदिन ज्ञान मंथन होता है, सप्ताह में एक दिन और चर्चा होती है, और इस तरह जो प्रतिदिन जो ज्ञान चर्चा होती है वो तो साधारण व्यक्ति के पल्ले नहीं पड़ती है। वो तो विद्वानों के बहस का मुद्दा है, क्योंकि बड़े गंभीर विषय होते हैं और बहुत तार्किक चर्चा होती है उसमें। तो वो विद्वानों के डिस्कशन की बात है। जो सप्ताह में एक दिन हम लोग रखते हैं वो भी मुख्य रूप से अपने कार्यकर्ताओं के प्रमुख की बात है, और उसमें भी अच्छे लोग ही, पढ़े लिखे लोग ही उसको समझ पाते हैं। लेकिन भाई, पढ़े लिखे लोगों से और विद्वानों से ही तो सब कुछ नहीं बदल जाएगा, क्योंकि समाज में सामान्य लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है
और इसलिए हम लोगों ने एकदम साधारण महिलाएं, मजदूर, साधारण व्यापारी, खेल कूद में रुचि लेने वाले, दिन भर सिनेमा देखने वाले और फेसबुक पढ़ने वाले, इस प्रकार के लोगों की को कुछ ज्ञान बढ़े, रुचि पैदा हो, इसलिए हम लोगों ने ज्ञान कथा का आयोजन शुरू किया। इसका जो स्वरूप बनाया गया है ये बहुत वैज्ञानिक तरीके से बना है। मैं जानता हूं कि हम लोग जो ज्ञान कथा करते हैं इसमें से 90% आपके पल्ले नहीं पड़ती है, क्योंकि आपने संविधान नहीं सुना है, मौलिक अधिकार नहीं सुना है, किसी ने न्यायपालिका के काम नहीं सुने हैं। आपके लिए तो अधिकांश बातें ऐसी लगती हैं कि ये तो सिर पर से निकल जा रही है, लेकिन इसका ऐसा डिजाइन किया गया है पूरी ज्ञान कथा का कि इस पूरी ज्ञान कथा जो आप 1 वर्ष सुनेंगे, 1 वर्ष माने 12 घंटे की, तो 12 घंटे की ज्ञान कथा आप अटेंड कर लेंगे तो आपको इसमें थोड़ा सा कुछ ऐसा महत्वपूर्ण जरूर मिल जाएगा। वो 10% मिले, 20% मिले, लेकिन आपको ऐसा जरूर मिल जाएगा जो आपके लिए बहुत ही परिवर्तन के लिए उपयोगी होगा। थोड़ा सा ऐसा अंश हो सकता है। इसलिए इस प्रकार के ज्ञान कथा का हम लोगों ने आयोजन शुरू किया है। तो मैंने आपको बताया कि युग परिवर्तन, जिसको हम व्यवस्था परिवर्तन का नाम दे रहे हैं, तो युग परिवर्तन के हिसाब से ये ज्ञान कथा को डिजाइन किया गया है। युग परिवर्तन के विषय में मैंने आपको पहले बताया था, पिछले ये 4था अंक है आज। 3 अंकों में जो चर्चा हुई उसके आधार पर मैं आपको बता चुका हूं कि जो कुछ भी पृथ्वी पर होना है वो स्वाभाविक रूप से होगा, ईश्वर कहीं लिप्त नहीं होगा उसमें। प्रकृति भी कहीं लिप्त नहीं होती है, सब कुछ अपने आप स्वाभाविक ढंग से होगा। सृजन भी स्वाभाविक ढंग से होगा, विनाश भी स्वाभाविक ढंग से होगा। ये कैसी प्रक्रिया है? तो इस प्रक्रिया पर जब आप गंभीरता सोचेंगे तो व्यक्ति के स्वभाव में ही 2 बातें डाल दी गई हैं, एक भावना और एक बुद्धि। भावना प्रधान जो लोग होते हैं वो आमतौर पर शरीफ होते हैं, बुद्धि प्रधान जो लोग होते हैं वे आमतौर पर चालाक होते हैं। यही तो दोनों के बीच में अंतर है। जब चालाकी बहुत अधिक बढ़ जाती है और भावना प्रधान जो लोग हैं उनका शोषण होने लगता है बहुत ज्यादा, एक तरह का अत्याचार, तब समाज में से ही बुद्धि प्रधान लोगों में से कुछ लोग सामने आते हैं जिनको ये बात ठीक नहीं लगती है। यही तो प्रक्रिया है। तो वर्तमान समय में दुनिया में बुद्धि प्रधान लोगों का वर्चस्व है और बुद्धि प्रधान लोगों में भी सिर्फ चालाक, जिनको आप धूर्त कह सकते हैं, इस प्रकार के लोगों का लगभग पूरा का पूरा वर्चस्व है। और इसलिए आज सारी दुनिया का नैतिक पतन हो रहा है। यही कारण है कि आज संपूर्ण बदलाव की आवाज उठ रही है। मैंने आपको पिछले जो 3री ज्ञान कथा थी उसमें एक बात मैं बताया था कि जो दुनिया का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो बुद्धिजीवी वर्ग हमेशा
हजारों वर्षों से कोई ना कोई प्लान बनाता रहता है भावना प्रधान लोगों को ठगने के लिए। और जो ये प्लान बनाता है उस प्लान के आधार पर वो हम लोगों का ब्रेन वॉश कर देता है। ये जो ब्रेन वॉश की प्रक्रिया है, ये ब्रेन वॉश की प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है और अब तो बहुत ज्यादा है। मैं आपको एक बात बता दूं कि भारत की भूमिका पुराने जमाने में भी दुनिया के अन्य देशों की तुलना में, अन्य संस्कृतियों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण थी। अर्थात समस्याओं के समाधान में भारत नेतृत्व करता रहा है। वर्तमान समय में समस्याओं को बढ़ाने में भी भारत नेतृत्व कर रहा है। अर्थात लोकतंत्र को विकृत करने में पिछले 50-60 वर्षों में सारी दुनिया में भारत की भूमिका सबसे ज्यादा है। आपको यह आश्चर्य लगेगा क्योंकि बुद्धि प्रधान लोग भारत में अधिक हैं दुनिया भर से, और इसलिए बुद्धि प्रधान लोग ही भारत से समाधान का नेतृत्व करते हैं और बुद्धि प्रधान लोग ही भारत में शोषण करने वालों का भी नेतृत्व करते हैं। अभी पिछले समय में लोकतंत्र को विकृत करने में भारत की भूमिका आगे रही है और अब इस समस्या का समाधान करने में भी भारत ही आगे रहेगा। तो ये जो ब्रेन वॉश हुआ है हम लोगों का, ये भारत में बहुत तेजी से किया गया है और इस ब्रेन वॉश का जो परिणाम हुआ है वह परिणाम धीरे धीरे हमारे सामने साफ साफ दिख रहा है। अब हम लोग इस मुद्दे पर अब विचार करें कि मुख्य समस्या दुनिया के सामने सिर्फ दो हैं। हम लोगों ने सूची बनाई, समस्याएं हो गई 500 और 500 समस्याओं पर रिसर्च करते 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 60-65 वर्षों में अंत में समस्याएं बची दो। एक, व्यक्ति के स्वभाव में बढ़ता हिंसा और स्वार्थ का भाव। दुनिया भर के व्यक्तियों के स्वभाव में स्वार्थ लगातार बढ़ता जा रहा है और आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है, हिंसा का भाव बढ़ रहा है। यह एक समस्या है दुनिया की। और दूसरी समस्या क्या है दुनिया की कि राजनीतिक शक्ति लगातार मजबूत हो रही है, समाज को कमजोर कर रही है। ये दूसरी समस्या है। अर्थात दुनिया में तानाशाही के विकल्प के रूप में लोकतंत्र को स्थापित किया जा रहा है, जो असफल व्यवस्था है। लोकतंत्र कोई समाधान नहीं है, लेकिन लोकतंत्र को स्थापित किया जा रहा है। तो दुनिया में अभी दो ही व्यवस्थाएं बताई जा रही हैं, एक है तानाशाही, एक है लोकतंत्र। इन दोनों में अंतर क्या है? साफ अंतर है बिल्कुल कि एक जो तानाशाही है उसमें बलपूर्वक सत्ता का केंद्रीयकरण होता है और लोकतंत्र में छल पूर्वक धोखा दे करके सत्ता का केंद्रीयकरण होता है। दोनों में सत्ता का केंद्रीयकरण है, दोनों में कहीं
किसी भी तरह से अकेंद्रीकरण नहीं है, विकेंद्रीकरण भी नहीं है, सत्ता का केंद्रीकरण है। वो बलपूर्वक है, उसको हम तानाशाही कह देते हैं, और ये छल पूर्वक है, इसको हम लोकतंत्र कह देते हैं। यही दोनों में अंतर है। तो भारत ने, अब मैंने आपको कहा कि भारत इसमें और ज्यादा तेज गति से आगे चलने वाला देश है। देश कहिए, संस्कृति कहिए, जो कहिए, खैर तेज गति क्या है? भारत ने या दक्षिण एशिया ने सबसे पहले लोकतंत्र की परिभाषा को विकृत किया। सारी दुनिया में लोकतंत्र की परिभाषा इतनी विकृत नहीं हुई जितनी भारत में हुई। भारत ने, देखिए, लोकतंत्र की वास्तविक परिभाषा क्या है? लोक नियंत्रित तंत्र। हम लोग की भारत की तो ये परिभाषा है, आदर्श परिभाषा, लोक नियंत्रित तंत्र। और दुनिया की परिभाषा है फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल। तो दुनिया में लोकतंत्र फॉर द पीपुल तो आया, कुछ कुछ ऑफ द पीपुल भी है, लेकिन बाय द पीपुल दुनिया में कहीं नहीं आया। और भारत में तो लोकतंत्र की वास्तविक परिभाषा को बदल कर दिया गया लोक नियुक्त तंत्र। ये भारत ने किया है, दुनिया ने नहीं किया है। और इसलिए दुनिया में जो लोकतंत्र है वो आंशिक रूप से विकृत है, और भारत का जो लोकतंत्र है वो टोटल विकृत है, 100%। एक नया पैसा भी भारत के लोकतंत्र में, वास्तविक लोकतंत्र का कोई अंश नहीं है, क्योंकि ये तो परिभाषा ही बदल दी है लोकतंत्र की। अब भारत में जो लोकतंत्र है उसमें सीधा सीधा व्यक्ति महत्वपूर्ण है। वैसे तो दुनिया में जितने भी देश हैं, चाहे तानाशाह चाहे लोकतांत्रिक, सब जगह व्यक्ति संचालक है। लेकिन भारत में तो संपूर्ण रूप से व्यक्ति महत्वपूर्ण हो गया है। होना क्या चाहिए? सिस्टम को व्यक्ति से ऊपर होना चाहिए, लेकिन भारत में सिस्टम से ऊपर व्यक्ति हो गया है। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो अब हम लोग इस बात पर विचार करेंगे कि सीधा सीधा सबसे ऊपर है कौन? समाज, व्यक्ति समूह। समाज को व्यक्ति समूह कहेंगे, सर्व व्यक्ति समूह, भीड़ नहीं, सर्व व्यक्ति समूह। और सबसे नीचे कौन है? व्यक्ति। तो समाज में जब वही व्यक्ति इकट्ठा हो गया तो वह समाज बन गया, और अलग अलग जब है तो वह व्यक्ति है। इसका मतलब है कि व्यक्ति और समाज ये पूरी तरह एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो समाज जो है वो समाज जो अपनी सुरक्षा के लिए एक सिस्टम बनाता है, और उस सिस्टम को व्यवस्था कहते हैं। यही तो है व्यवस्था। कौन बनाता है? समाज। अब देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत यह है, समाज के कई भाग हैं। समाज की सबसे पहली पीढ़ी है परिवार। इसको हम पहली सीढ़ी कह सकते हैं। परिवार, परिवार के ऊपर गांव, और आप होते होते देश चले जाएंगे। अभी तक पूरे दुनिया की तो कोई सामाजिक ढांचा अभी बना नहीं है, देश तक का ढांचा बना है। तो अब प्रश्न ये पैदा होता है
कि समाज की जो इकाइयां हैं, इन इकाइयों में हमने परिवार में एक मुखिया चुन दिया। मुखिया मालिक होगा परिवार का कि मैनेजर, ये आज तक तय नहीं हो पाया। और परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि व्यक्ति ऊपर हो गया व्यवस्था से। मुखिया जो है वो सबसे ऊपर हो गया। मुखिया के ऊपर कोई नहीं है। जो परिवार में है वही देश में है। जिसको हमने एक बार प्रधानमंत्री चुन दिया, हो गया पावरफुल। वो अपने हिसाब से अपॉइंट करेगा, अपने चापलूसों को रख लेगा, उसी हिसाब से कानून बनाएगा, सब कुछ गुलाम हो गया। तो जो आदर्श लोकतंत्र है, आदर्श लोकतंत्र में परिवार अर्थात सर्व व्यक्ति समूह एक संविधान बनाता है, एक सीमा निर्धारित करता है मुखिया की, कि मुखिया परिवार से बिना पूछे इतना तक अधिकारों का उपयोग कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ये जो विधान बनता है, जो कानून बनता है, जो भी उसको कहिए आप, उसे कहते हैं संविधान। ऐसा ही संविधान देश का भी बनता है जैसा परिवार का बनता है। अर्थात हम जिसको तंत्र कहते हैं, उस तंत्र के अंतिम अधिकारों की सीमा हम संविधान के द्वारा निर्धारित कर देते हैं। संविधान ऊपर होता है और तंत्र नीचे होता है। यही है लोकतंत्र, आदर्श लोकतंत्र यही है। लोक नियंत्रित तंत्र अर्थात लोक के द्वारा बनाए गए संविधान से नियंत्रित तंत्र लोकतंत्र। तो संविधान हमेशा ऊपर होता है तंत्र के। लेकिन भारत में स्वतंत्रता के बाद या तो संविधान बना ही नहीं, और अगर बना भी तो उसी दिन गुलाम हो गया जिस दिन बना। उसके आगे जैसे आपको पता है कि जो कोई एक लूट का माल होता है तो 3 लोग मिल करके लूट लिए सब। अब इन तीनों के बीच में बाद में झगड़ा शुरू हो जाता है बंटवारे का। ये तीनों पहले से तय कर लेते हैं ऐसे ऐसे बांटना है। तो भारत की जनता को गुलाम बनाने के लिए जो संविधान बना, उस संविधान में केवल और केवल एक बात है, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के अधिकारों का बंटवारा। लूट का माल आम जनता को गुलाम बनाकर जो सारे अधिकार भारत के तंत्र ने अपने पास इकट्ठे किए, उस तंत्र के सारे जो लूट का माल था उसके बंटवारे के लिए एक संविधान बनाया गया। क्योंकि 3 लोग उस लूट में शामिल थे, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। इन तीनों ने बंटवारा कर लिया कि न्यायपालिका के ये अधिकार होंगे, कार्यपालिका के ये अधिकार होंगे, विधायिका के ये अधिकार होंगे। कहीं संविधान में नहीं लिखा कि लोक के क्या अधिकार होंगे। लोक के उतने ही अधिकार होंगे जितना तंत्र उनको देगा। तंत्र जब चाहे वापस ले लेगा। अब बताइए युग परिवर्तन कैसे होगा? हम 98% लोग हैं और वे 2% हैं। हम 98, वे हैं 2,
फिर भी हम पर भारी क्यों? उसका कारण यह है कि हम 98 लोगों के पास कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। सारे अधिकार 2% लोगों के पास हैं। आपको पता होगा कि जब रावण को मारना हुआ तो रावण को मारे जा रहे थे, मरिए नहीं रहा था, गर्दन काट दिए, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा था। तब किसी विभीषण ने आकर राम को बताया कि इस रावण के नाभि में अमृत का घड़ा है, जब तक वो अमृत का घड़ा सुरक्षित है रावण मरेगा ही नहीं। उसी तरह वर्तमान समय में ये 2% जो लोग हैं इनको आप रावण रूपी लोग कह सकते हैं। तंत्र माने रावण, ये मान लीजिए आप। तो तंत्र के नाभि में संविधान है, ढाल बना हुआ है। आप संविधान पर आक्रमण कर नहीं सकते। संविधान तो भगवान है आपके लिए। लोकतंत्र, संविधान, पता नहीं क्या क्या, तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। और जब तक ये संविधान है तब तक तंत्र कभी कंट्रोल में नहीं आ सकता है। यही रावण के साथ हुआ था और यही वर्तमान लोकतंत्र के साथ तंत्र को नियंत्रित करने के लिए करना पड़ेगा। क्योंकि जो संविधान है वह संविधान इनके मुट्ठी में कैद है। वह संविधान इनको पूरी सुरक्षा दे रहा है। इस तरह हमारे जो सारे अधिकार हैं वो संविधान के माध्यम से इन लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया है और न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका ने हमारे सारे अधिकारों को आपस में बांट लिया है। यही तो है भारत का ये लोकतंत्र, यही है भारत का ये रद्दी संविधान। अब जरा थोड़ा सा संविधान के बारे में आपसे चर्चा कर लें। देखिए, वैसे तो ये संविधान पूरा का पूरा कूड़ा कचरा है। भारत के आम लोक को, लोक माने लोग, समाज को गुलाम बनाने का एकमात्र माध्यम है भारत का संविधान। अभी क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण गड़बड़ियां हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि एक संविधान का एक प्रिएम्बुल होता है। प्रिएम्बुल, उसको कहते हैं उद्देशिका। संविधान तो बहुत बड़ा होता है, 400-500 उसकी अनुच्छेद है, लेकिन एक छोटा सा 4 लाइन का प्रिएम्बुल होता है जिसमें सारे उद्देश्य समाहित किए जाते हैं। तो हमारे संविधान बनाने वालों ने उस प्रिएम्बुल में समानता शब्द घुसा दिया। अरे भाई, दुनिया में 2 व्यक्ति कभी समान होते ही नहीं हैं। 7.5 अरब लोग हैं तो सब में डिफरेंस है। आप उनको समान कभी कर ही नहीं सकते। आप उनके साथ समानता का व्यवहार कर सकते हैं अपनी तरफ से कि भाई हम अपने व्यवहार में समान रहेंगे। आपके कानून सबके लिए बराबर हो सकते हैं, लेकिन आप उनको समान नहीं कर सकते। इन लोगों ने, अब देखिए, संविधान बनाने वालों ने जो कुछ भी किया
वह बुरी नीयत से किया कि भूल से किया, ये मेरा विषय नहीं है। मेरा तो विषय सिर्फ इतना ही है कि संविधान की प्रस्तावना में समानता शब्द को घुसाकर सारा गड़बड़ किया गया है। आज अगर लोकतंत्र को विकृत किया जा रहा है तो इस समानता शब्द के आधार पर किया जा रहा है, क्योंकि समान बनाने के लिए असमान किया जा रहा है। अरे भाई, एक आदमी वो बहुत धीरे धीरे चलने वाला है, एक आदमी बहुत तेज चलने वाला है। आप दोनों को समान चला नहीं सकते हैं, आपके पास कोई उपाय नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से व्यक्ति असमान है। तो संविधान में समानता की जगह स्वतंत्रता शब्द होना चाहिए था प्रिएम्बुल में। इन लोगों ने स्वतंत्रता शब्द की जगह समानता शब्द डाल दिया। ये महत्वपूर्ण गलती हुई है। बहुत ही इस समानता शब्द का ही सबसे ज्यादा दुरुपयोग हुआ है, समाज को लड़ाने भिड़ाने, डिवाइड एंड रूल, समानता के नाम पर सारे अधिकार छीने गए अगर जनता के, समानता के नाम पर। यह संविधान में प्रिएम्बुल में एक समानता शब्द डाल दिया। दूसरा एक महत्वपूर्ण कार्य, बहुत मैं साधारण गलतियों को नहीं बताऊंगा यहां, केवल महत्वपूर्ण 4-5 गलतियों पर चर्चा करूंगा, क्योंकि हम लोग ज्ञान कथा कर रहे हैं, संविधान की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, हम लोग पूरा ज्ञान कथा कर रहे हैं। तो दूसरी गलती इन्होंने क्या की है कि तंत्र को लोक का मैनेजर होना चाहिए था और संविधान ने बना दिया उनको अभिरक्षक, अंग्रेजी में कहेंगे कस्टोडियन। होना चाहिए था मैनेजर। अब जब संविधान में वो कस्टोडियन बन गए तो एक तरह से मालिक बन गए, सारा अधिकार उनका हो गया। अब वे कहते हैं आप लोग अयोग्य हैं, अक्षम हैं, हम लोग हो गए अयोग्य और अक्षम। मालिक को कह रहा है अयोग्य और अक्षम, नाबालिग, और वो लोग हो गए बालिग, क्योंकि संविधान ने उनको कस्टोडियन का पावर दे दिया, अभिरक्षक घोषित कर दिया, मैनेजर नहीं। यह एक दूसरा षड्यंत्र हुआ है और इसका तो बहुत बड़ा प्रभाव हुआ है। अभिरक्षक कब बनता है? जब मालिक नाबालिग हो, पागल हो, बीमार हो, तब एक अभिरक्षक बनता है। और जो अभिरक्षक बनता है उसको मालिक नहीं बनाता है, उसको कोई और ऊपर की इकाई बनाती है, और मालिक के स्वस्थ होते ही वो अभिरक्षक मैनेजर बन जाता है। यहां तो सारा संविधान ही गुलाम है। मालिक कभी मर जाएगा, बालिग नहीं होगा कभी भी, क्योंकि बालिग घोषित कौन करेगा? अभिरक्षक करेगा। ये घपला हुआ है पूरा का पूरा। तो मैंने आपको एक बात तो बताई पहले कि समानता शब्द को घुसा दिया गया। आज क्या हो रहा है? आज ये हो रहा है कि राजनैतिक असमानता लगातार बढ़ती जा रही है। 2% लोग जो तंत्र से जुड़े हैं
न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका में ये 2% लोग लगातार पावरफुल होते जा रहे हैं, 98% लोग गुलाम होते जा रहे हैं। इतना भारी असमानता फैल रही है 2% लोगों के और 98% लोगों के बीच। और ये धोखेबाज लोग क्या कह रहे हैं हमको, देखिए पूंजी 5% लोगों के पास 80% दुनिया की संपत्ति इकट्ठी हो गई है। अरे दूर तो 100% ताकत 2% लोगों के पास इकट्ठी हो गई है। तुम अंधे हो, नहीं दिखता है तुमको? दिख रहा है पूंजी इकट्ठी हो गई है, धन इकट्ठा हो गया है। अरे ये क्यों नहीं दिख रहा है कि पावर इकट्ठा हो गया है? क्यों? क्योंकि पावर तो अरे उसका है ना। हर राजनेता को संपत्ति का केंद्रीकरण दिख रहा है, लेकिन सत्ता का केंद्रीकरण नहीं दिख रहा है। बना दो अमीरी रेखा, गरीबी रेखा, फलाना रेखा, लूट लो, बांट दो, उसको दे दो, वहां से ले लो, टैक्स लगा दो, सब कुछ कर दो। यही तो है वर्तमान लोकतंत्र, यही है। असमानता के नाम पर लूट लो, बांट दो, बस। इसलिए ये जो शब्द है प्रबंधक की जगह अभिरक्षक, ये खतरनाक शब्द है। तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि एक तीसरा शब्द उसके अंदर घुसाया गया। तंत्र बनाया काहे के लिए गया? तंत्र माने एक तरह का, हम लोग कहते हैं राज्य व्यवस्था। किस उद्देश्य से बनी थी? केवल एक उद्देश्य था, न्याय और सुरक्षा। बाकी तंत्र का कोई काम नहीं था। लेकिन हमारे संविधान बनाने वालों ने क्या किया? न्याय और सुरक्षा को कमजोर करके जन कल्याण के कार्य उसमें घुसा दिए। जन कल्याण के काम करेगा तंत्र, तो न्याय और सुरक्षा कौन देगा? आज स्थिति यह है कि न्याय और सुरक्षा की हालत एकदम बदतर हो गई है, बदतर। हर राजनीतिक दल का जो चमचा है वो हमसे कहता है सुविधा मांगो। सुविधा तुम चाहे जितनी मांगो मिलेगी, स्वतंत्रता मत मांगो। क्योंकि स्वतंत्रता मांगोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हमारे अंदर सुविधा की भूख पैदा की जा रही है। स्कूल मांगिए, अस्पताल मांगिए, मान लीजिए कि हमको इतना किसानों को रेट चाहिए, हमको मुफ्त का अनाज चाहिए, सब कुछ मांग लीजिए, सब आपको दे दिया जाएगा। स्वतंत्रता मत मांगिए, वो आपको नहीं मिलेगी। गुलाम के रूप में जो आप लेना चाहो ले लो हमसे। ये पूरी तरह से यह बात फैला दी गई है। न्याय और सुरक्षा मत मांगो, जन कल्याणकारी सुविधाएं मांगो जितना मांगना है। ये एक तीसरी गड़बड़ हुई। चौथा गड़बड़ इन लोगों ने और किया, समाज व्यवस्था। समाज की पहली इकाई है व्यक्ति, और व्यक्ति और अंतिम इकाई है समाज। बीच में समाज की सीढ़ियां हैं। पहली सीढ़ी है परिवार, उसके बाद ऊपर गए तो गांव, ऊपर गए तो आपको जिला मिल सकता है, प्रदेश हो सकता है। इस तरह से 2-4 सीढ़ियां होंगी। ये सीढ़ियां हैं। इन लोगों ने क्या किया?
परिवार रूपी सीढ़ी को काट दिया। संविधान में जगह ही नहीं है कहीं परिवार। गांव की व्यवस्था को काट दिया, परिवार गांव सब खत्म, कुछ नहीं। और शामिल क्या कर दिया? धर्म, जाति, भाषा, महिला, पुरुष, सब उसमें तोड़ने फोड़ने वाला विध्वंसकारी सब कुछ संविधान में डाल दिया। और जो निर्माण का कार्य था, समाज व्यवस्था को कमजोर किया और समाज को तोड़ने वाली सारी व्यवस्था डाल दी। परिवार को तोड़ने का सारा प्रावधान उसमें कर दिया गया। ये सब संविधान में है। इस रद्दी संविधान में, कूड़ा कचड़ा में परिवार को तोड़ने के सारे कुछ इस संविधान में प्रावधान है। गांव के खिलाफ सब कुछ इसमें है। समाज को बर्बाद करने के सारे प्रावधान संविधान से निकले हुए हैं। और धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, भाषा के नाम पर सारे समाज को लड़ा भिड़ा करके बर्बाद करने के सारे प्रावधान संविधान में है। इस तरह ये संविधान हमारी समस्याओं का आधार बन गया। अब देखिए आप कि संविधान जो बनता है, संविधान में न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका का संतुलन होता है। वर्तमान संविधान में क्या है? कोई संतुलन नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। सन 51 से लेकर और सन 73 तक विधायिका पूरा पावरफुल रही। न्यायपालिका, कार्यपालिका को दबा दिया गया और सारी शक्ति विधायिका ने अपने पास रखी। 73 के बाद धीरे धीरे न्यायपालिका पावरफुल होती चली गई और वर्तमान समय में न्यायिक तानाशाही चल रही है। अब न्यायपालिका कुछ नहीं समझ रही है किसी को, क्योंकि कोई संविधान में कोई ऐसा प्रावधान ही नहीं डाला गया कि किसकी क्या सीमा होगी, और अगर वह उस सीमा के बाहर जाएगा तो उसको रोकेगा कौन? तो जब विधायिका मनमाना करने लगी तो न्यायपालिका गुलाम हो गई बेचारी। अब न्यायपालिका मनमाना कर रही है तो विधायिका गुलाम है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। संविधान को इस तरह का होना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। तो मेरा ये कहना है ये संविधान जो बना, ये संविधान में कहीं संतुलन बना ही नहीं, जो जैसा चाहे मनमाना कर ले। अब आप सोचिए कितना रद्दी संविधान है कि व्यवस्था से ऊपर व्यक्ति बन गया है। आज वैसे तो सारी दुनिया का हाल यही है कि व्यवस्था से ऊपर व्यक्ति बन गया है, लेकिन भारत का हाल तो बहुत ही बुरा है। यहां तो व्यवस्था के ऊपर पूरा व्यक्ति बन गया है। व्यक्ति के ऊपर किसी तरह की कोई व्यवस्था का अंकुश नहीं है, क्योंकि संविधान जो है वही इस प्रकार का बन गया है कि व्यक्ति पावरफुल होता जा रहा है। व्यक्ति जो है वो मनमानी कर सकता है। यहां तो व्यक्ति चाहे तो तानाशाह भी हो सकता है इसी संविधान के रहते हुए। हो तो गई थी इंदिरा गांधी।
और आज भी इसी संविधान के रहते हुए कोई भी व्यक्ति तानाशाह बन सकता है, आप उसको रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि संविधान व्यक्ति की मुट्ठी में कैद है। ये तो बहुत ही बुरी स्थिति है। और थोड़ा सा इस संविधान के बारे में सुन लीजिए भाई, मैं आपको बता दूं कितना रद्दी संविधान है। ये संविधान क्या कहता है? अगर लोग माने 98% लोग, हम लोग हैं लोग, और 2% है तंत्र। हमारा संविधान ये कहता है कि अगर 2% तंत्र मनमानी करने लग जाए तो लोग उसके लिए आंदोलन कर सकता है, सड़क पर उतर सकता है। बताइए भाई, हड़ताल कर सकता है, चक्का जाम कर सकता है। यह 98% मालिक, अगर मैनेजर गलती करे, क्या कहता है संविधान? अगर मैनेजर गलती करे तो मालिक मैनेजर के सामने आंदोलन कर सकता है, हड़ताल कर सकता है, चक्का जाम कर सकता है। कोई सिस्टम की कोई जरूरत नहीं, आपको छूट है, आप चक्का जाम करिए। हम मालिक हैं और हम अपने गलतियों को सुधारने के लिए आंदोलन करें। किसके सामने? मैनेजर के सामने। बताइए, ये संविधान है भारत का जो कहता है कि चक्का जाम करो, आंदोलन करो, हड़ताल करो, मांगो। मालिक को कहता है कि मांगो। ये आंदोलन, हड़ताल, चक्का जाम, ये लोकतंत्र का भाग नहीं है। सारी दुनिया में आंदोलन और हड़ताल को लोकतंत्र का हिस्सा बना दिया गया और भारत ने तो उसको खुलेआम छूट दे दी एकदम। रोज आप देख लीजिए, रोज आंदोलन, रोज हड़ताल, संगठन बना करके पेशेवर लोग धंधा बना लिया है हड़ताल करने का। मनमाना टैक्स हमसे वसूला जा रहा है और ये संगठन बना करके किसान संगठन, मजदूर संगठन, फलाने संगठन, कर्मचारी संगठन, रोज ये लोग हड़ताल कर करके और मनमाना लूट रहे हैं। टैक्स देने वाला बेचारा परेशान है। तो ये जो समाज की आज जो स्थिति हो गई है, यह तो बड़ी विचित्र स्थिति है। हमारे मौलिक अधिकार हमारे सुरक्षित हैं, होना चाहिए। मौलिक अधिकारों की परिभाषा इस संविधान में बदल दी गई। क्या लिख दिया गया संविधान में, जरा सोचिए आप। मौलिक अधिकार संविधान प्रदत्त हैं। मौलिक अधिकार प्रकृति प्रदत्त नहीं है। ये कूड़ा कचरा संविधान लिख रहा है कि मौलिक अधिकार संविधान प्रदत्त हैं। तो जब मौलिक अधिकार संविधान प्रदत्त हैं तो संवैधानिक अधिकार भी संविधान प्रदत्त हैं। तो मौलिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार में कोई अंतर नहीं है। विचित्र बात है ये तो जब चाहे तब हमारे मौलिक अधिकारों में ये संविधान संशोधन भी किया जा सकता है। ये हमारा ये कूड़ा कचरा संविधान बोल रहा है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। भाई मेरे, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मौलिक अधिकार प्रकृति प्रदत्त है। जब सृष्टि बनी
उस समय से मौलिक अधिकार हमें मिले हुए हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। उस समय से आज तक और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक मौलिक अधिकार में कोई बदलाव नहीं हो सकता है, और यह संविधान उसको बदल दे रहा है। तो मौलिक अधिकार जानते ही नहीं है मौलिक अधिकार क्या है। आप पढ़ लीजिए ना भाई, दुनिया भर के निकाल करके पढ़ लीजिए, कहीं कहीं आपको मौलिक अधिकार की परिभाषा नहीं मिलेगी। मिलेगी अगर कहीं तो भारत में मिलेगी, और भारत में भी अगर मिलेगी तो केवल हम लोगों की पुस्तकों में मिलेगी आपको मौलिक अधिकार की परिभाषा। बाकी आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप खोज लीजिए ना, न्यायपालिका में खोज लीजिए और कहीं खोज लीजिए, गूगल में खोज लीजिए, मौलिक अधिकार की जो परिभाषा मिलेगी वो गलत मिलेगी आपको। तो मौलिक अधिकार ये व्यक्ति के प्रकृति प्रदत्त है। संविधान इन अधिकारों के सुरक्षा की गारंटी मात्र देता है। ये तो होना चाहिए। अब यार संविधान बताइए, हम जिसको अपॉइंट करते हैं उसको टर्मिनेट और सस्पेंड करने का हमारा हमेशा अधिकार होता है। ये संविधान राइट टू रिकॉल भी नहीं देता है। राइट टू रिकॉल हमको, हमारा ये राइट टू रिकॉल ये हमारा अधिकार है, क्योंकि हमने तंत्र को जो अधिकार दिए हैं वो हमारी अमानत है, उसका अधिकार नहीं है, हमारी अमानत है। ये संविधान बताइए अमानत भी नहीं मानता है उसको। ये सब सारी इतनी, अगर इनको ठीक से गिनाएंगे हम तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने आपको कुछ 5-7 प्रमुख बातें संविधान की बताई जो मौलिक गड़बड़ियां हैं, बहुत प्रभावकारी हैं। इन संविधान की गड़बड़ियों के और कमजोरियों के कारण ही आज भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे रद्दी लोकतंत्र माना जा रहा है, सबसे रद्दी। और ये इनके चापलूस लोग भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे अच्छा लोकतंत्र है। कैसा लोकतंत्र है भारत का? अरे भैया, भारत के राजनीतिक दल 2 हैं, एक को कहते हैं सत्ता पक्ष, एक को कहते हैं विपक्ष। भारत का कैसा लोकतंत्र है कि रोज लोकतंत्र की हत्या होती है यहां। और ये बोलता कौन है? 98% लोग नहीं कहते हैं, ये 2% पेशेवर लोग जो हैं वही दिन रात कहते हैं। आप कभी भी सुन लीजिए, बीजेपी वालों से सुनिए तो वो कहेंगे लोकतंत्र की हत्या हो गई। राहुल गांधी का भाषण सुनिए तो लोकतंत्र की हत्या हो गई। रोज दिन में कई बार लोकतंत्र की हत्या होती है। और कैसा लोकतंत्र है भाई कि रोज हत्या होती है, रोज जिंदा रहता है। और फिर क्या कहेंगे? वाह, हमारा लोकतंत्र दुनिया में सबसे अच्छा लोकतंत्र है। इस सड़े गले लोकतंत्र को सबसे अच्छा लोकतंत्र कहेंगे, और यही सारे नेता लोग कहेंगे कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, रोज हत्या हो रही है इनके लोकतंत्र की। ये लोकतंत्र न जिंदा रह रहा है न मर रहा है। ये है हमारे देश का लोकतंत्र। अगर आप बहुत गंभीरता से और सोचेंगे, आज टाइम नहीं है ज्यादा बताने का, मैं आपको इतना बता दूं संक्षेप में, यदि आप बहुत गंभीरता से विचार करेंगे तो भारत में जो विकृति आई है, इस सारी विकृति में
सबसे महत्वपूर्ण भूमिका राजनेताओं की है। न्यायपालिका भी इसमें शामिल है, कार्यपालिका के लोग भी शामिल हैं तो सब शामिल, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसमें राजनेताओं की है। राजनेताओं ने सबसे ज्यादा गड़बड़ियां की हैं और इसलिए इस सारी व्यवस्था को सुधारने के लिए हमें अंकुश तो सब जगह से लगाना पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा राजनेताओं पर पावर उनका कम करना पड़ेगा। तो मैं आज की चर्चा में आपको इतना बताना चाहता हूं कि ये जो लोकतंत्र है ये भारत में भी पूरी तरह असफल हो गया है, दुनिया में भी पूरी तरह असफल हो गया है। कई लोकतंत्र को क्या कहा था, बड़े विद्वानों ने पहले ही कहा था, लोकतंत्र बांझ और वैश्या है, इससे आप कोई उम्मीद मत करिए। वास्तव में लोकतंत्र बांझ और वैश्या है, कोई उम्मीद करने की जरूरत नहीं है लोकतंत्र से। इस समय तो सिर्फ हमारे पास एक समाधान है और वो है कि सड़े गले लोकतंत्र को बदल दीजिए लोक स्वराज्य में। लोक स्वराज्य अगर आएगा बहुत कुछ बदल जाएगा, सुधर जाएगा सब। लोक स्वराज्य यानी क्या, एक लाइन बस, लोक स्वराज्य एक लाइन, तंत्र मुक्त हो संविधान। लोक स्वराज्य की क्या पहचान, तंत्र मुक्त हो संविधान। जिस दिन संविधान तंत्र से मुक्त हो जाएगा, तंत्र की मुट्ठी में कैद नहीं रहेगा, लोक स्वराज्य की शुरुआत हो जाएगी। इतना ही तो करना है। मेरा आपसे निवेदन है कि हम लोग जिस दिशा में आगे सोच रहे हैं, हम सब मिलकर के निरंतर इस दिशा में सोचते चलें और इस लोकतंत्र को लोक स्वराज्य की दिशा में बदलने के लिए लगातार सोचते रहें, करते रहें। जरूर आगे चल करके ऐसा समय आएगा जब हम इस दिशा में सफल हो सकेंगे। आज की जो ज्ञान कथा है उसका महत्वपूर्ण भाग मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है।